हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का भदौरिया क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो मेरे 2 पार्ट करा चुका था उसको कंटिन्यू वीडियो देने वाला हूं, जिसमें आपको आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा और क्वेश्चंस के साथ साथ उसमें जो यूज़ हो रहा है कंसेप्ट उसको भी बताऊंगा। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द गिविंग कोड। कॉलम 1 और कॉलम 2 में कुछ कोडिंग दी रखी है, उसके हिसाब से आपको देखना है कि क्या सही होगा। मेटल दैट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? वो ऑक्साइड जो बेस और एसिड और बेसिक दोनों तरह के नेचर रखते हैं, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। अगला दे रखा है मेटल विच मेल्ट्स ऑन वी कीप इट ऑन आवर पाम। ऐसा मेटल जो हमारे पाम पे रखते ही, हथेली पे रखते ही मेल्ट हो जाए, ऐसा मेटल कौन सा होता है? मेटल दैट हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी। ऐसा मेटल जिसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी हो। मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। जो बोल रहा है कि ऐसा मेटल जो क्या करे, डिस्प्लेस नहीं कर पाए हाइड्रोजन को फ्रॉम एसिड से। तो आपको पता होना चाहिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम फॉर्म करता है, तो इसका पी वाले का तो थर्ड सही हो जाएगा। तो पी का थर्ड चेक करो, उसमें 2 में आ रहा है, बी और डी में। फिर चेक करेंगे मेटल विच मेल्ट्स व्हेन वी कीप इट ऑन आवर पाम। ऐसा मेटल जो मेल्ट हो जाए पाम पे रखते ही, तो गैलियम होता है जो मेल्ट हो जाता है पाम पे रखते ही। और मेटल जिसकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है वो होता है ऑस्मियम। ऑस्मियम मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। एसिड में से हाइड्रोजन को नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, वो होगा गोल्ड। क्योंकि गोल्ड जो हाइड्रोजन से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो नीचे आएगा तो क्या करेगा, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो जी देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके नीचे आ रहा है गोल्ड, और गोल्ड अगर नीचे आता है कोई चीज़ तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाती है उसकी रिएक्शन से। तो गोल्ड, हाइड्रोजन ऊपर है, गोल्ड नीचे आ रहा है, इसलिए वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको पता होना चाहिए इसका ऑप्शन कैसे होंगे। पी वाले का होगा थर्ड, क्यू वाले का होगा फर्स्ट। तो पी का थर्ड और क्यू का फर्स्ट, ये यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन माउथ कैविटी विल इफेक्टेड इफ सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन सलाइवा। ये बोल रहा है सलाइवरी अमाइलेज अगर हमारे सलाइवा में कम होगा तो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए हमारे माउथ में ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट का, मतलब शुगर का। तो अगर वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ बोल रहा है अगर हमारे अंदर सलाइवरी अमाइलेज ही कम होगा तो कार्बोहाइड्रेट कम बचेगा, मतलब उसका डाइजेशन कम हो पाएगा, और कम हो पाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पढ़ते हैं पहले ऑप्शंस। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ना तो फैट का होता है, ना प्रोटीन का होता है, ना विटामिन का कुछ होता है। स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाएगा शुगर में, शुगर्स बन जाएंगी अगर माइलेज कम होगा। तो अच्छे से जो कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या नहीं हो पाएगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट का अच्छे से ब्रेक डाउन मतलब डाइजेशन नहीं हो पाएगा और वो शुगर्स बन जाएंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन मतलब कि खाने का ट्रांसपोर्ट, फूड का ट्रांसपोर्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस। तो इसके बारे में क्या दे रखा है? अपवर्ड डायरेक्शन ओनली, डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली, लीव्स ओनली, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि फूड को तो हर जगह ज़रूरत पड़ती है, ऊपर भी और नीचे भी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें क्या दे रखा है? 35 में बोल रहा है द पिक्चर गिवन बिलो रिप्रेजेंट हाउ ऑटोट्रॉफ्स टेक प्लेस इन सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, खाने को खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफ वो होते हैं जो ऑटोट्रॉफ से खाने को लेते हैं या दूसरों से खाने को लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि, और ये रिप्रेजेंटेशन दे रखी है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, सनलाइट ले रहा है, क्लोरोफिल और वाटर नीचे से ले रहा है, और ग्लूकोज बना रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। ये मतलब फोटोसिंथेसिस को दिखा रहा है। ये क्या होता है फोटोसिंथेसिस, हम बताते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को लेता है तो क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस O2। ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, ये बैलेंस रिएक्शन होती है।
ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। और सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो लीफ में पाया जाता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट। इसका काम होता है कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करके रखना, जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो सके। तो यहाँ पे आपका देखो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें देखो दे रखा है करंट बैलेंस रिएक्शन। तो ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इमेज शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इन बॉडी थ्रू हार्ट एंड लंग्स। ये बोल रहा है इमेज दे रखा है कि लंग्स से हार्ट में जा रहा है और हार्ट से बॉडी में, ये पूरे में ट्रांसपोर्टेशन दे रखा है। आपको पता होना चाहिए लंग्स से जो ऐसा पूछ क्वेश्चन आता है कि ज़्यादातर क्या होता है, आर्टरीज जो ब्लड को दूर लेके जाती हैं और वेन्स ब्लड को लेके आती हैं। और आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है और वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है। लेकिन एक ऐसी वेन होती है जिसमें प्योर ब्लड होता है, वो होती है पल्मोनरी वेन। और एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है, उसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ से जब लंग्स से पल्मोनरी वेन हार्ट में लेके जाएगी, फिर हार्ट से कहाँ जाएगा, हार्ट से ब्लड जाएगा नीचे और ये बॉडी में चला जाएगा, बॉडी से फिर हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से फिर इसमें लंग्स में आएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये करेक्ट पाथ कैसा है। देखो लंग्स से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्ट्रियम, हाँ लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा से बॉडी। तो आपको बताना चाहिए पल्मोनरी वेन से किस में आ रहा है, पल्मोनरी लंग्स से पल्मोनरी वेन से आता है लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, नीचे एरोटा के थ्रू किस में चला जाता है, बॉडी, और बॉडी से फिर आ जाता है बॉडी तक ही दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले में ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर। एक चाइल्ड है जो मैजिक मिरर के पास खड़ा है। सी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, मिडल पोर्शन बॉडी स्मॉल एंड दैट लेग्स सेम, मिडल पोर्शन सेम है, दैट लेग्स स्मॉलर। द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप। ये पूछ रहा है कि एक लड़का है जो खड़ा हुआ है मिरर के सामने, जिसके ऊपर वाला पार्ट उसका बनना है वो बड़ा बनना है हेड, बीच वाला पोर्शन सेम है, नीचे वाला छोटा बनना है। तो वो पूछ रहा है कैसे कॉम्बिनेशन लगाए गए होंगे मिरर्स के। तो आपको पता होना चाहिए जो कॉनकेव मिरर होता है, आपको पता होगा कॉनकेव मिरर सब तरीके की इमेज बनाता है, लार्ज भी बनाता है और स्मॉल भी बनाता है। जो प्लेन मिरर होता है वो सेम साइज़ की इमेज बनाता है हमेशा, और कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा छोटी इमेज बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो ऊपर का साइज़ बनना है उस लड़के का वो कैसा बनना है, बड़ा बनना है, बीच का सेम बनना है और नीचे वाला छोटा बनना है। तो इस ऑर्डर में रखे गए होंगे। तो देखते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन में बोल रहा है पहले प्लेन मिरर लिया गया है, फिर कॉन्वेक्स लिया है, फिर कॉनकेव लिया है। ऐसा कुछ नहीं है, प्लेन मिरर तो सेम इमेज बनाता है सेम साइज़ की। दूसरा बन जाए कॉन्वेक्स, फिर कॉनकेव, फिर प्लेन। तो ये भी सही नहीं है, कॉन्वेक्स छोटी इमेज बनाता है, ऊपर का साइज़ का बड़ा बनना है। फिर बोल रहा है कॉनकेव, फिर प्लेन, फिर कॉन्वेक्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से उसने अरेंजमेंट लिया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें। इन क्वेश्चनों में क्या होता है, बच्चा जल्दबाजी में पढ़ के और सही ऑप्शन को टिक कर देता है। वो बोल रहा है कि ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोल रहा है सारे स्टेटमेंट सही हैं छोड़ के, मतलब इसमें से 3 सही होंगे, एक गलत होगा। बच्चा सोचता है कि वो पूछ रहा है कि एक कौन सा सही है, वो पहला ही वाला सही मिल जाता है और निकल जाता है टिक करके। तो देखो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाई कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज लेस देन 1। जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होता है कॉन्वेक्स मिरर से वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है। तो आपको मैग्नीफिकेशन के बारे में बताता हूँ। मैग्नीफिकेशन होता क्या है, मैग्नीफिकेशन होता है एम बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो तुम्हें पता होना चाहिए जो मैग्नीफिकेशन होगा, हाइट ऑफ इमेज बनती है जो कॉन्वेक्स मिरर में, कैसी होती है, हमेशा स्मॉल। तो ये जो कम होगा और ये ज़्यादा होगा तो मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा, लेस देन 1 हो आएगा, हमेशा ही लेस देन 1 आएगा। फिर अगला बोल रहा है ए वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग ए प्लेन मिरर। आपको पता, मैंने अभी बताया था प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, सेम साइज की बनती है। और तो प्लेन मिरर को ज़्यादा ये प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत याद कर लो। और प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन होता है वो +1 होता है। तो आगे चलते हैं। तो ये भी सही है, ए वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग कॉनवेव मिरर। हाँ सही बोल रहा है कि जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में जब
ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बिटवीन रख दिया जाए तो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी और लार्ज बड़ी बनेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ये भी सही है। अगला बोल रहा है रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर यूज करके कभी भी रियल इमेज बनाता ही नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी रियल इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन भी अच्छा है क्वेश्चन है। व्हेन द सन रे आर फोकस्ड एट द कॉन्वेक्स लेंस, ये बोल रहा है सन की रेस को फोकस किया जाए कॉन्वेक्स लेंस पे, ए शार्प ब्राइट स्पॉट इज ऑब्जर्व एट अ फोकस, व्हाट डज द स्पॉट इंडिकेट। तो वो स्पॉट इंडिकेट क्या करता है, बोल रहा है सन कहाँ से आ रहा है, कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस पे इमेज का ऑब्जेक्ट ये रखा है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस पे मैंने बताया आपको एक चीज़ कि ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, जो ये होता है फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस 2 होता है, ये फोकस 1। मैंने कहा ऑब्जेक्ट जब पैरेलल आता है, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से निकलेंगी, फोकस से। तो तुम्हें पता होना चाहिए। और दूसरी भी रे डालूंगा, इमेज बनाने की कम से कम 2 रे चाहिए, तो ये भी मीट करेगी। तो फोकस पे मिल रही हैं तो यहाँ पे क्या बन रही होगी, इमेज बन रही होगी, क्योंकि रे कैसी बन रही है, एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो इमेज को इंडिकेट कर रहा होगा एफ। तो देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। बोला रियल इमेज ऑफ सन, वर्चुअल इमेज ऑफ सन, एन ऑप्टिकल इल्यूशन प्रोड्यूस बाई कॉन्वेक्स लेंस, द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ सन। तो यहाँ पे मैग्नीफाइड तो इमेज तो नहीं बनेगी, इमेज तो स्मॉल ही बनेगी, तो रियल इमेज को इंडिकेट करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टूडेंट वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब मेजर्ड द 3 एंगल θ1, θ2 एंड θ3 फिगर। हिज मेजरमेंट could be correct if he were to find। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट मतलब कौन सा सही है। तो आपको मैं यहाँ पे पहले कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा क्वेश्चन पे। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब लाइट डाली जाती है, जो इंसिडेंट एंगल होता है, ये जाती है तो रेयर से डेंसर में जाएगी, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम होगा। फिर डेंसर से रेयर में जाती है तो ये जो निकल के आती है इसे बोलते हैं इमरजेंट रे। जो इमरजेंट रे होती है देखो लिख रखा है, और जो इंसिडेंट रे होती है, और जो निकल के आता है वो एंगल, ये एंगल इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो होती है जो इंसिडेंट रे है उसको आगे अगर डट डैश करके ले जाएं, और इमरजेंट रे, दोनों पैरेलल निकलती हैं। और दूसरा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ इमरजेंस। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने अलग तरीके से दिया है, इस क्वेश्चन में उसने एंगल बदल दिए हैं, उसने ये वाला एंगल ना दे के ये वाला एंगल दिया है। तो आपको पता होना चाहिए, जब ये वाला, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, अगर ये एंगल बड़ा है तो ये वाला एंगल छोटा होगा, ऐसे ये पूरा 90 डिग्री है, ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, तो एंगल 2 बड़ा हो जाए एंगल 1 से। अगर ये वाले एंगल देता आई और आर, नॉर्मल के बीच के एंगल देता, तो हम कहते हैं कि आई बड़ा होगा आर से, लेकिन जैसे ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, तो एंगल 2 बड़ा हो जाएगा हमारा, एंगल 1 छोटा हो जाएगा। और आपको ये पता है आई बराबर ई है, तो θ2 बराबर θ1, θ1 बराबर θ3 होगा, तो θ1 बराबर θ3। तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा होगा उसको देखेंगे हम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे पहले ऑप्शन में बोल रहा है θ1 छोटा होगा, फिर θ2 बड़ा होगा, θ3 बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। θ1 छोटा होगा और θ2 बड़ा होगा, ये सही है, और θ1 θ3 बराबर होंगे, ये ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन ए फ्लूइड इन ऑर्डर दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स इनविजिबल द ऑब्जेक्ट शुड बी। ये बोल रहा है अगर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फ्लूइड में डाला गया है और डालते ही वो इनविजिबल हो गया है, तो इसके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से क्या सही होगा। हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, absorb all light falling on it, behave as a perfect reflector, have refractive index exactly matching with that of surrounding fluid। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ क्या कंसेप्ट लग रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब किसी, मैं लेंस के थ्रू समझाऊंगा, एक कॉन्वेक्स लेंस को अगर ऐसे लिक्विड में डाल दिया जाए जिससे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और मेरे बाहर का मीडियम का कम है, तो लेंस का जो नेचर होता है वो कॉन्वेक्स की तरह ही रहता है, कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की तरह ही वेव करेगा। लेकिन अगर इसी लेंस को ऐसे लिक्विड में डाल दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, तो जो लेंस होगा वो दिखाई नहीं देगा, इनविजिबल हो जाएगा। ऐसे अगर
लेंस को ऐसे लिक्विड में डाल दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, ज़्यादा है, सॉरी लिक्विड का ज़्यादा है और लेंस का कम है, तो नेचर उसका रिवर्स हो जाता है। ये अगर इस पर अब लाइट डालूंगा तो ये कन्वर्ज ना करके डाइवर्ज करेगा, और ये तो कन्वर्ज ही करता है, और इस पर डालूंगा तो ये सीधी निकाल देगा, प्लेन ग्लास की तरह वेव करता है, तो इनविजिबल हो जाता है। तो इसी हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये बोल रहा है कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो सराउंडिंग मीडियम का और लेंस का मैच कर रहा होगा, इसीलिए क्या हो रहा होगा, ये शो नहीं कर पा रहा, मतलब कि इनविजिबल हो जा रहा है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ए वॉच शो टाइम एज 3.25 व्हेन सीन थ्रू ए मिरर द टाइम विल अपीयर टू बी। अगर किसी वॉच में इतना टाइम शो कर रहा है तो मिरर में देखने पे उसे कितना दिखेगा टाइम। तो आपको इसका कंसेप्ट बताता हूँ कि कोई टाइम मिरर वाला ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा 11 घंटे और 60 मिनट इसमें से माइनस कर दिया गया जो भी टाइम दिया हो। जैसे मेरी घड़ी में 8:30 हो रहे हैं, तो मुझे कितने दिखेंगे, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, तो 0, 3 और 3.5 दिखेंगे। अब वो बोल रहा है कि कितने दिख रहे हैं, उसमें 3:25 दिख रहे हैं, मतलब कि 11:60 में से 3:25 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ 5 बचेगा, और 5 में से 2 गए, यहाँ 3 बचेंगे, यहाँ बचेगा 5 में 2 गए, यहाँ 3 बचेंगे, और यहाँ 11 में से ये 8 बचेगा, तो 8:35 उसको दिखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। हमेशा याद रखो 11:60 में से, क्योंकि 12 घंटे में से घटाएंगे तो मिनट भी चाहिए, तो यहाँ कैरी ले लेते 60 आ जाता, 11:60 में से माइनस कर दिया करो जो टाइम दिया हो, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। तो आज आपको मैंने इतने क्वेश्चंस कराए, और अब आपको अगले वीडियो में असर्शन रीजन के और केस स्टडीज़ के क्वेश्चन कराऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।